हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने 4 पेंटिंग्स बनाई थी और उसमें से फर्स्ट पेंटिंग को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। हमारी फर्स्ट पेंटिंग का नाम था द पैक्ट ऑफ नेशन, जिसमें फ्रेडरिक सोरियो ने यह बताया कि कैसे नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था पूरे यूरोप में। 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की एक हवा सी चल गई। हर किसी को नेशनलिज्म चाहिए था। कोई भी राजा के अंडर रहना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहते थे कि मोनार्च यानी कि राजा रूल करें उनके ऊपर, क्योंकि होता क्या था कि राजा का बेटा राजा बनता था और उसके बाद उनका बेटा राजा बनता था। कोई भी जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था या जो उस लायक था राजा बनने के, वो बन नहीं पाता था। राजा अपनी मन मर्जी चलाता था, जिसकी वजह से कई सारे लोग खुश नहीं थे और इसीलिए यूरोप में नेशनलिज्म की एक फीलिंग डेवलप हो गई। लोगों को चाहिए था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, और इसी से हमारा चैप्टर का नाम भी है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम नेशनलिज्म की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। नेशनलिज्म क्या होता है कि जब किसी भी देश के लोग उस देश को अपना माने, वो नेशनलिज्म है। मोनार्चीज में होता क्या था कि राजा अपना एरिया डिसाइड करता था। रात को सोया है, सुबह मन हुआ कि यार अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, तो अटैक करवा दिया और वो टेरिटरी बढ़ा ली। इसमें लोगों को पता नहीं चलता था और ना ही लोगों का कोई डिसीजन होता था। इसलिए लोग चाहते हुए भी एक बाउंड्री को अपना देश नहीं कह सकते थे, क्योंकि राजा उस बाउंड्रीज को कभी भी बढ़ाता था। मगर डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज में सारे डिसीजन पीपल लेते हैं, यानी लोग लेते हैं, या फिर उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स। अब क्योंकि उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं, इसलिए लोग एक पर्टिकुलर बाउंड्री को अपना देश कह पाते हैं। उसके लिए नेशनलिज्म की भावना डेवलप कर पाते हैं। जब ये नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था तो हमें यहाँ पे 2 टर्म मिली थी। पहली मॉडर्न स्टेट और दूसरी नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट ऑलमोस्ट सेम है, मगर इसमें काफ़ी डिफरेंस है। मॉडर्न स्टेट में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, साथ ही साथ साइंटिफिक स्टडीज़ भी डेवलप हो रही थी। मगर ये मॉडर्न स्टेट्स अभी भी किंग्स रूल कर रहे थे, और क्योंकि किंग्स रूल कर रहे थे इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी किंग के चल रहे थे। मगर नेशन स्टेट इससे पूरा अलग था। यहाँ पर साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो रहा था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट भी हो रहा था, मगर इसके साथ साथ जो पावर थी वो लोगों के पास थी, यानी नेशन डेमोक्रेटिक थे, रिपब्लिक थे। नेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी अर्नेस्ट रेनन ने। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी देश, ऐसी कोई भी जगह जहाँ कॉमन लोग हैं, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन रिलीजन है और कॉमन ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, उसको हम नेशन कहते हैं। और पहले के टाइम में कई सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर ये सारी चीज़ कॉमन नहीं थी, और इसलिए लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो पा रही थी। मगर जैसे जैसे यूरोप में नेशनलिज्म डेवलप हुआ, लोगों के अंदर से ये बैरियर्स कटे। उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे को रिलीजन्स को एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दी और एक साथ रहने की कोशिश करने लगे। इसके साथ साथ वो एक यूनिटी जनरेट करने लगे अपने आप में, जिसकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था, देश भावना डेवलप हो रही थी। तो इस तरह पूरे यूरोप में धीरे धीरे नेशनलिज्म पूरा डेवलप हो गया 19th सेंचुरी तक। मगर ये इतना आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, बहुत सारे मूवमेंट्स थे और बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान था। वो कौन से लोग थे, वो क्या स्ट्रगल्स थी और वो कौन कौन से मूवमेंट्स थे जो यूरोप को डेमोक्रेटिक यानी कि नेशन स्टेट बनाने में हेल्प की थी, ये देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना फेमस हो गया और उसने यूरोप के लोगों को मजबूर कर दिया अपनी लड़ाई लड़ने में, यानी उनको भी डेमोक्रेटिक नेशन बनने में।